तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो दो टेम्परेचर्स को आपस में अगर चेंज करना हो तो जो केल्विन की वैल्यू दी है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, K-273 अपॉन 100 सी, यहाँ पे सेल्सियस अपॉन 100 और इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अपर लिमिट है ना, थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन में भी यही होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर माइनस लोअर। ये अपर लिमिट कौन सी होती है? ये होती है अपने को जो रीडिंग दी होती है, तो रीडिंग माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ जो पहली अपर लिमिट होगी, ये हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी कि इसको इसके अंदर चेंज करना है तो ये अपर लिमिट वो होती है, यानी कि रीडिंग माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो ये याद करने का तरीका भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो फिर जब दो को चेंज करना हो तो इसकी भी अपर लिमिट यानी कि रीडिंग माइनस लोअर लिमिट और 100 माइनस इसकी मतलब इसको जब करेंगे हम K-273, ये इसकी लोअर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट होगी 373 माइनस 273 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो वैसे यहाँ पे अपर लिमिट इसकी 100 और लोअर करेंगे 0 और इसकी जो भी होगी इसकी 180 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। जल्दी चेंज इन टेम्परेचर निकालना हो अपने को, तो डेल्टा K अपॉन 100, डेल्टा C बाई 100, डेल्टा F बाई 180 और अगर कोई अलग ही हमें टेम्परेचर यूनिट बना के दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें डेल्टा X इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी नीचे हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रहेगा, ठीक है। अब डिफरेंट थर्मोमीटर कैसे बना सकते हैं हम? जैसे कि हम बना सकते हैं प्रेशर थर्मोमीटर, वॉल्यूम थर्मोमीटर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, लेकिन बेसिक फंडा जो होता है इनके अंदर वो सेम ही रहेगा। टेम्परेचर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? रीडिंग माइनस लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू 100। तो जिसका हमने ट्रिक क्या बनाई थी इसकी याद रखने की कि अपर माइनस लोअर और अपर माइनस लोअर। ये जो अपर लिमिट होती है ना, ये होती है फर्स्ट ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, इसको बोलते हैं रीडिंग। तो एक्चुअल में ये क्या बन गया ट्रिक से? रीडिंग माइनस लोअर लिमिट और अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। बस ये फॉर्मेट याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। फिर हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि हीट करने पर उसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए मान लो कि उसकी इनिशियल लेंथ थी L0 और वो फाइनली पहले इतनी थी और वो फाइनली इतनी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब वो हो गई L, हो गई L0 से हो गई वो L। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस L को कैसे निकालेंगे हम? L निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी यूनिट होती है केल्विन इनवर्स। इसको तुम वैसे भी याद रख सकते हो, इसकी यूनिट कैसे निकालनी होगी। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L इक्वल टू, जैसे कि ये फॉर्मूला L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम यहाँ पे लगाएं तो इन दोनों की यूनिट्स, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। और वन क्या है? एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू, इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस यानी कि हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो इसकी भी डायमेंशन 1 ही होनी चाहिए, अल्फा और ये डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी? केल्विन। टेम्परेचर की टेम्परेचर ही होगी, है ना। तो ये अल्फ़ा और ये टेम्परेचर का T1। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? अल्फ़ा की होनी चाहिए 1/T, यानी कि अल्फ़ा की होनी चाहिए 1/केल्विन या फिर 1/डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्फ़ा है एक्चुअल में केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ऐसे हम डायमेंशन इनकी निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ L क्या है? फाइनल लेंथ, L0 क्या है? इनिशियल लेंथ, ओके। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में डिफरेंस। अब ये टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, डिफरेंस को आप केल्विन में भी ले सकते हो और डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, क्योंकि आंसर केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में सेम ही आएगा, ओके। क्योंकि जैसा हमने यहाँ ऊपर किया था, डेल्टा K अपॉन 100 इक्वल टू डेल्टा C अपॉन 100, 100 से 100 कटा, डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा C आएगा ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर केल्विन में होगा तो वो डिग्री सेल्सियस में बराबर ही होगा, ओके। फिर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप L माइनस L0 इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और जैसे कि
ये था L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एल माइनस एल नॉट हो जाएगा इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल माइनस एल नॉट यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। और इस डेल्टा एल को हम इसके नीचे जब लेके आएंगे, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये एक बहुत पावरफुल रिलेशन है जो आगे काफ़ी जगह पर हमारे काम आने वाला है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अल्फा के बारे में, यानी कि कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट है, नाम ही बता रहा है, तो कोफिशिएंट ओनली नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और बाकी किसी चीज़ में भी ये डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू तभी चेंज होगी जब अलग मटेरियल हमने यूज कर लिया। यानी कि सेम मटेरियल के लिए चाहे आप लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी ले लो, उसका अल्फा यानी कि कोफिशिएंट सेम ही रहने वाला है। न्यूमेरिकल्स कैसे करना है? न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी न्यूमेरिकल्स में दो अल्फा गिवन हो, है ना, यानी कि मान लो स्टील का अल्फा दे रखा है, अल्फा स्टील कुछ दे रखा है और अल्फा एल्यूमिनियम कुछ दे रखा है, तो दो अल्फा गिवन हो, ये हिंट है हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, और कुछ भी पूछे हो, मतलब जो अल्फा गिवन है तो रोड के लिए पूछेगा, तो रोड के लिए कुछ भी पूछा हो तो क्या करेंगे हम, डेल्टा N1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 लगा देंगे। अब डेल्टा L1 का फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, ये रहा डेल्टा एल कितना आया था, एल नोट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर दो लेंथ गिवन है, दो अल्फा गिवन है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा एल लगा देना है दोनों का। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। अब डेल्टा L1 इज इक्वल टू एल नोट अल्फा 1 डेल्टा T1, ये एल नोट इसकी अलग होगी, एल नोट डैश और अल्फा 2 डेल्टा T2। बस यहाँ से फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम निकाल लेंगे। तो हिंट बस इतना याद रखना है कि जब भी दो अल्फा गिवन हो तो डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 कर देंगे, और ये डेल्टा L1 कहाँ से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से। तो ये एक फॉर्मूला सबका रामबाण है, एल इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये याद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन यानी कि एरिया का एक्सपेंशन, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ए इक्वल टू ए नोट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ए क्या है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, ए नोट क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था, ओके। और बीटा क्या है, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। इसकी भी यूनिट वही होगी, हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, यानी कि केल्विन इनवर्स या फिर सेल्सियस इनवर्स। अच्छा, और ये भी कोफिशिएंट है तो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, और इसका क्या होता है, v इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा क्या है, कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का, और इसकी भी सेम चीज़, क्योंकि ये सिमेट्री चल रही है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन क्या होता है, तो सिंपल सी ट्रिक क्या है इसकी कि जो अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा हमने पढ़ा था किसके लिए, रोड के लिए, जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है अल्फा। बीटा यानी कि किस में आता है, एरिया के अंदर। एरिया किसका होता है, 2D ऑब्जेक्ट्स का। और गामा हमने किसके लिए पढ़ा था, वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम किसका होता है, 2D का या 3D का, 3D का। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसके लिए, 1D के लिए, ठीक है। बीटा किसके लिए, 2D के लिए। और गामा किसके लिए, 3D के लिए। यानी कि ये क्या बन गया, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, है ना। अल्फा 1D के लिए, बीटा 2D के लिए और गामा 3D के लिए। तो अब हम पूछ ले कि अल्फा एंड गामा के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम जानते हैं कि अल्फा होता है 1D के लिए और गामा होता है 3D के लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 या फिर गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ऐसे जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि एक्सपेंशन हो रहा है ना, न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर एक्सपेंशन पूछते हैं, तो हमें क्या करना है, जूम करना है उसको, क्वेश्चन को इमेजिनेशन में जूम करके देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक मान लो कि ये है, इसके अंदर एक स्मॉल कैविटी है, ये एक डिस्क है, इसके अंदर एक स्मॉल कैविटी है। अब बोल रखा है क्वेश्चन में कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस कैविटी की रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो याद रखना जूम इन होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें ऐसे जूम करके देखना है।
ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, जूम होगा तो ये पहले छोटा था, अब ये इसकी कैविटी भी ऐसी बड़ी होती जाएगी जूम करेंगे तो, जैसे कि हम फोटो को जूम करते हैं तो अंदर वाली चीज़ बड़ी होती जाती है, तो बड़ी होती जाएगी तो इसकी रेडियस पहले इतनी थी, अब हम इसको जूम कर देंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कि जूम इन करना है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो, यानी क्वेश्चन में दे रखे हैं कि हम किसी चीज़ को कूल करते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जूम आउट करना है, बाहर आते जाना है, तो वो छोटी होती जाएगी चीज़, तो रेडियस उस टाइम में डिक्रीज होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का, तो इनको कैसे करते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, यानी कि दो मेटल की स्ट्रिप है, इनमें दो अल्फा गिवन होंगे हमें, है ना। तो सिंपल सा है कि जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेंड होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्फा क्या है, कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, अल्फा ज़्यादा मतलब कि एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा मतलब कि वो ज़्यादा बेंड होगा। तो ये है अल्फा 1, ये है अल्फा 2। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इनमें बताओ कि अल्फा 1 कौन सा है, अल्फा 2 कौन सा है और कौन सा ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ज़्यादा बेंड होगा उसका अल्फा ज़्यादा होगा, तो ये 1 है और ये पीछे वाला 2 है, तो ये 2 वाला ज़्यादा बेंड हो रखा है ना, 2 वाला ज़्यादा बैंड हो रखा है, यानी कि अल्फा 2 बड़ा होगा अल्फा 1 से, तो अल्फा 2 ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा बैंड हो गया, और बैंड किसकी तरफ होगा, टुवार्ड्स कम अल्फा। यानी कि अगर हम इनको देखें तो ये जो 1 वाला है वो तो इतना ही बैंड हुआ इनिशियल लेंथ से, और ये जो बड़ा वाला है दोनों की लेंथ पहले सेम थी, ये इतना ज़्यादा बैंड हो गया, यानी कि इसका अल्फा बड़ा है तभी तो ये ज़्यादा बैंड हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखो, सिंपल, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस वाई इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल नोट। अब डेल्टा एल अपॉन एल नोट हमने पहले भी देखा था, ये रहा डेल्टा एल अपॉन एल नोट इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी, जो कि यहाँ पे हमने ड्राइव किया था, डेल्टा एल अपॉन एल नोट इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। तो सिंपल सा हम रख देंगे थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा एल अपॉन एल नोट की जगह पे अल्फा डेल्टा टी, तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। इसको एक बार हम साथ साथ में लिखते रहेंगे तो सारी चीज़ें ब्रेन में चपती जाएंगी। फिर हम देख लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के। अब इसमें एरर एनालिसिस लगाएंगे तो डेल्टा टी बाई टी और रूट यानी कि 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल बाई जी। तो टाइम जी तो कांस्टेंट है, हमें तो लेंथ के वेरिएशन में इसको देखना है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। अब एरर एनालिसिस इसमें करेंगे तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाती है हाफ डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है कि चेंज इन टाइम पीरियड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अच्छा, हमें टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, तो डेल्टा एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल को हम लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी। यहाँ टी क्या है, टेम्परेचर, इसको हम थीटा से लिख देते हैं एक बार ताकि कंफ्यूज ना हो। तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे करना है। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल, और फिर एरर एनालिसिस लगा के हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। और फिर जो भी मान लो कि इनिशियल टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड का, पूछा है कि फाइनल टाइम कितना हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से चेंज करेंगे, तो डेल्टा टी फाइनल कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू हाफ अल्फा कुछ उसका गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर हमें, और डेल्टा थीटा कितना है 20। अच्छा, और ये नीचे कितना है 2 सेकेंड, डेल्टा टी बाई टी था ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू एल्फा इंटू 20, और यहाँ पे टी इनिशियल की वैल्यू कितनी थी 2, तो फिर इसको इधर हम लेके जाके आंसर जो रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। जब 2 टाइम मेंशन हो तो रेशियो निकालो, रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी, वही जो हमने अभी किया। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, यानी कि डेंसिटी का कैसे वेरिएशन होता है। डेंसिटी को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, अल्फा से, बीटा से या गामा से। तो डेंसिटी किस में आती है, वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि 1D ऑब्जेक्ट्स में तो डेंसिटी हो नहीं सकती है ना, लीनियर डेंसिटी होगी, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी किस में आती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी हमें चाहिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम का हमने अभी देखा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन
V इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो नोट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब माइनस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम फिर इसका एरर एनालिसिस करेंगे तो एक बार रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो रो याद रखने के लिए है सिर्फ ये, इसको मतलब ऐसे करना नहीं है वहाँ पे जाके। तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू वी की पावर -1 इसको लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी और -1 आगे आ जाएगी, तो माइनस आगे आ जाएगा, इसका सिंपल सा यही है। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वी की पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला होता है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन वी इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, उसमें प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, बस सिंपल सी बात यही है। न्यूमेरिकल्स में हमें आंसर लगा के आना। फिर है एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम हैंस मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो ये V बन रहा है इसका, और V नीचे की तरफ जा रहा है ना V बनते हुए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे V बनेगा, और यहाँ से हमको याद हो जाएगा कि ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि वॉल्यूम मिनिमम है हमारा। अब वॉल्यूम मिनिमम है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैलोरीमेट्री, यानी कि हीट का मेजरमेंट। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। और अब हम स्पेसिफिक हीट के बारे में देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कई बार स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट भी लिख देते हैं, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, और S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, यानी कि इतनी चेंज इन हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि एक यूनिट मास 1 kg मास को 1 kg मास का जो टेम्परेचर चेंज करने में हमने जो हीट दी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। बस डेफिनेशन थी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद ना हो तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला तो सबको याद होता है, हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो एस को यहाँ रख लो, बाकी को साइड में भेजेंगे, तो एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये होती है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर कैलोरी में ले रहे हैं तो यहाँ पे ग्राम और डिग्री सेल्सियस में लेंगे। अगर हम इसको ऐसा यूनिट्स में लें सभी का सभी, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होगी, 42 जूल पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो अगर नॉर्मल हमें कैलोरी के अंदर दे रखा है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, और अगर जूल के अंदर दे रखा है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4200 जूल पर केल्विन पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्टीम के लिए 0.5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम क्वेश्चन के अंदर लेके चलेंगे 1, है ना, अगर कैलोरी और ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। आइस की लेके चलेंगे 0.5, और स्टीम की भी लेके चलेंगे 0.5, यानी कि वाटर की सबसे ज़्यादा होती है और इनकी सबसे कम। और इनको अगर हमें ऐसा यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल के अंदर 1 कैलोरी के अंदर 4.2 जूल्स होते हैं, है ना। तो 1 इंटू 4.2 यानी 4.2 ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ग्राम को भी अगर हमें केजी के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो ये ऐसे है 4.2 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब 1 ग्राम के अंदर कितने होते हैं, 1 ग्राम बोले तो 10 की पावर -3 kg, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 kg करेंगे तो 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 4.2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन kg पर डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट करें इसको तो 4.2 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 4200 अपॉन जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सा याद हमें ये रखना है कि वाटर के लिए लेते हैं 1, आइस के लिए लेते हैं 0.5 और स्टीम के लिए लेते हैं 0.5। अब हम देख लेते हैं कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, और Q इज इक्वल टू टोटल हीट इज इक्वल टू ml,
तो Q इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q इक्वल टू ml, जहाँ L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? फ्यूजन मतलब कि आइस टू वाटर हम जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि बर्फ़ से पानी बनाना, पिघलना, फ्यूजन, फ्यूज होना, ठीक है। यानी कि फ्यूज कौन होता है? सॉलिड। हम देखते हैं कि बल्ब होता है, उसके अंदर जो फिलामेंट है, जो सॉलिड होता है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड मेल्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड जाना फ्यूजन बोलते हैं। और एल फ्यूजन कितनी होती है? 80, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए हमें, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और ये कैलोरी के अंदर है। और जनरली क्वेश्चंस के अंदर हमें कैलोरी में ही लेना होता है, जूल के अंदर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर जूल के अंदर लेना होता है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एल वेपराइजेशन 540, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइस वाटर मिक्सिंग, और आइस कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिक्सिंग वाले जो भी क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सा एक ही काम करना है कि मंडप सजाओ और आंसर पाओ। देख लेते हैं मंडप कैसे सजाते हैं। तो अपने को सजाना है मंडप, ये है हमारा मंडप। अब मंडप है ये, मंडप में क्या होता है? शादी होती है। शादी किसकी होती है? कॉमन स्पीसीज की शादी होती है ना। तो यानी कि मंडप में हमें इन दोनों को, यानी कि हम नीचे से लेके आ रहे हैं आइस को, ऊपर से हम लेके आ रहे हैं वाटर को। अब दोनों सेम सेम होने चाहिए तभी तो शादी होगी, आइस की वाटर के साथ थोड़ी हो जाएगी। सेम स्पीसीज की शादी होती है। तो पहले हमें आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मंडप जो होता है इसमें सेम स्पीसीज होनी चाहिए और साथ ही सेम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तो शादी होगी। अगर दोनों के विचार ही नहीं मिल रहे तो फिर कैसे शादी होगी ना। दोनों पार्टी सहमत होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। तो पहले हम आइस को करेंगे वाटर के अंदर कन्वर्ट, यानी कि सॉलिड को हम करेंगे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट, और ये लिक्विड है ना। फिर हम दोनों को कॉमन टेम्परेचर पे लेके आएंगे। वाटर मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस पे था, तो पहले इसको 0 पे लेके आएंगे, क्योंकि मिक्सिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में मिक्स करना है, तो मंडप का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर को पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, आइस को पहले हमने मेल्ट किया ताकि वो सेम स्पीसीज बने, ठीक है। मान लो आइस पहले थी -20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले उसको मेल्ट करेंगे। मेल्टिंग क्या होती है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। जितनी भी फ्यूजन वाली रिएक्शन होती है जिसमें फेज चेंज हो रहा होता है सॉलिड टू लिक्विड, वो होती है आइसोथर्मल, और उनके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो -20 थी तो वाटर ये -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे। तो अब हम वाटर को लेके आए 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस को मानो दुल्हन और वाटर यानी कि दूल्हा, ठीक है। अब इसमें हमें 3 केस पढ़ने होते हैं मेनली। कहाँ पे देखें? ये देख लें, क्यू रिक्वायर्ड, क्यू रिलीज। सबसे पहला मंत्र ये है कि स्टेप 1 क्यू रिक्वायर्ड क्यू रिलीज लिख लो। रिक्वायरमेंट किसकी होती है? रिक्वायरमेंट होती है लड़की की, लड़की की रिक्वायरमेंट यानी कि आइस की रिक्वायरमेंट। रिलीज कौन करता है? लड़का, है ना। अब रिक्वायरमेंट लड़की की है तो उसकी फुलफिलमेंट तो लड़का ही करेगा ना, लड़का यानी कि वाटर, ठीक है। अब पहला केस हम देखते हैं, तो यही है आइस वाटर मिक्सिंग। आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो फाइंड स्टेप 1 पहले क्या होती है हमारी कि क्यू रिक्वायर्ड और क्यू रिलीज लिख लो, ठीक है। अब इसमें हम 3 केस पढ़ने होते हैं हमें, तो सिंपली लिखो। पहला केस हम लेके चलते हैं जब क्यू रिक्वायर्ड इक्वल टू क्यू रिलीज, यानी कि जितनी लड़की की रिक्वायरमेंट थी उतनी हमारा लड़का उसको फुलफिल करने में सक्षम है। ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर, इसमें अब इनमें क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं, या तो वो पूछेगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, या फिर वो पूछेगा कि अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये क्यू रिक्वायर्ड जो क्यू रिलीज है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या थी आइस की। अब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सपोज करो कि आइस जो है वो मंडप के अंदर बैठी है हमारी, ये हमारा मंडप है ना। दुल्हन बस आने वाली है मंडप में, वो बताती है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी तो मैं शादी के लिए, मेरी हाँ है, मैं मंडप में आ जाऊँगी, शादी हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्यू रिक्वायर्ड अगर दोनों की बराबर बराबर है
यानी कि क्यू रिक्वायर्ड आइस कितनी है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसको डायरेक्ट हम वाटर बनाएंगे ना, क्योंकि हमें अब मंडप में हमें चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, वो आइस से लिक्विड ही बनाना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि पहले आइस कोई दूसरे टेम्परेचर पे थी उसको पहले 0 पे लेके आए, आइस पहले से ही 0 पे दे रखी है, हमारा काम आसान हो रखा है पहले से ही, हमें बस आइस को वाटर बनाना है। ऊपर से हमारा जो दूल्हा है वो कोई भी टेम्परेचर पे रहा होगा, मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे वो रहा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे मंडप के अंदर, दोनों का 0 0। तो आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर आइस की रिक्वायरमेंट, लड़की की रिक्वायरमेंट क्या है ml, क्योंकि ये क्या है लेटेंट हीट है ना, फेज चेंज के अंदर यही हीट इसको रिक्वायरमेंट है। तो लड़की की रिक्वायरमेंट क्या है ml। लड़का क्या रिलीज़ करेगा, लड़के का तो बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, वाटर पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे था वो 0 पे आ गया, तो लड़के का टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज होता है तो हम Q को कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी है ना, जो अभी हमने किया कि Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, ये डेल्टा टी में कब लगाते हैं, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, यानी कि अगर सेम फेज के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर फेज ही चेंज हो गया है ना, यानी कि अगर आइस को वाटर के अंदर या फिर वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करें, फेज चेंज हो रहा है, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल टू ml। L क्या है, फ्यूजन और वेपराइजेशन की लेटेंट हीट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है ml, रिलीज कितना कर रहा है बंदा ms डेल्टा टी। अब अगर ml और ms डेल्टा टी बराबर हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद, जैसे कि आइस हमें दे रखी है अगर मान लो 2 kg यानी कि 2000 ग्राम, लेटेंट हीट हम जानते हैं आइस टू वाटर कितनी होती है 80, और ये वाटर हमें दे रखा है मान लो कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000, इसका कितना होता है S 1, क्योंकि हमने ग्राम में लिया ना ये, और टेम्परेचर मान लो कुछ ये हो गया, टेम्परेचर मान लो इसका है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको हम करके देखें तो 8 दूनी 16 और इंटू 10⁻³ 3, यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस लें अगर, तो 16 इंटू 10⁻⁴ आ गया है ना, यानी कि टेम्परेचर अगर 160 डिग्री सेल्सियस हो तो यहाँ पर Q रिक्वायर्ड और Q रिलीज बराबर है, तो ये कहना चाह रहा है। तो दोनों बराबर होगी तो क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा जितना आइस का था, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों का बराबर है, तो लड़की एकदम खुश है, लड़की खुश है तो 0 डिग्री एकदम कूल शांत माहौल है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा, तो जितनी हीट मिलेगी है ना, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर के हम क्या करते हैं कि आइस जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही वो पिघलेगी। अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर तो हमारे पास पहले से ही था, प्लस आइस कितनी मेल्ट हुई, आइस मेल्ट कितनी हुई ml, क्योंकि बराबर हीट मिली तो ये पूरी मेल्ट हो गई ml, यानी कि इतना पार्ट, तो अमाउंट ऑफ वाटर m + m, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास केस 2 है, जब Q रिक्वायर्ड ज़्यादा हो Q रिलीज से, यानी कि लड़की की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लड़का फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब ऐसा वो नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, टेम्परेचर मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि अभी भी लड़की डोमिनेंट है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट, यहाँ पर भी लड़की डोमिनेंट थी क्योंकि मतलब लड़की खुश थी, यहाँ पर लड़की की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो वैसे डोमिनेंट है, तो लड़की डोमिनेंट है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे कि कितना पानी बनेगा, अब वो पूरी तो पिघलेगी नहीं, तो ये जितनी रिलीज़ करेगा ms डेल्टा टी, इतनी हीट उसने रिलीज़ की, यानी कि फिर से हम समझाने के लिए मंडप बनाते हैं। आइस 0 पे थी, वाटर के अंदर आ गई 0 पे, वाटर था लेट से 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 पे आ गया, तो लड़की की रिक्वायरमेंट थी ml, लड़के ने रिलीज़ की ms डेल्टा टी, लेकिन हुआ क्या कि हमने मास जो था वो काफ़ी ज़्यादा ले लिया इस बार, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई ml
ज़्यादा है एम एस डेल्टा टी से, तो ये पूरी मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा, हमारा पानी। हीट रिलीज जो करेगा वही तो होगा ना। हीट रिलीज़ कौन कर रहा है, पानी। कितनी रिलीज़ कर रहा है, एम एस डेल्टा टी, यानी कि इसने तो ये पूरी रिलीज़ की ना, एम एस डेल्टा टी। और हीट गेन, गेन किसने की, आइस ने की। कितनी गेन की, जितनी गेन करेगा उतनी तो वो पिघलेगी उसमें से। मान लेते हैं कि एम डैश पार्ट ने जो पिघला उसने इतनी हीट रिलीज एब्जॉर्ब की, तो एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम डैश एल। अब हम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, कैपिटल एम, यानी कि जितना अमाउंट हमने पहले लिया था वाटर का, प्लस में जितनी पिघली, कितनी पिघली, एम डैश। और ये एम डैश हमने कहाँ से निकाला, ये निकाला हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन के कॉन्सेप्ट से। हीट लॉस कितनी, एम एस डेल्टा टी, हीट गेन कितनी, एम डैश एल। यहाँ से हमने एम डैश की वैल्यू निकाली। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो अमाउंट ऑफ वाटर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि क्यू रिक्वायर्ड, क्यू रिलीज्ड, क्यू रिलीज ज़्यादा हो। अब जब क्यू रिलीज ज़्यादा होगी, यानी कि लड़का डोमिनेंट है इस बार, तो लड़का डोमिनेंट है तो टेम्परेचर कितना होगा मिक्सचर का, जितना मतलब लड़के का होगा, है ना, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन ओवरऑल 0 डिग्री से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि इस बार लड़का डोमिनेंट है। तो जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 0। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर, तुमने वाटर का मास लिया था m, और पिघलने के बाद अब इतना ज़्यादा उसने रिलीज़ की हीट, लड़का डोमिनेंट है, तो पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। तो पूरी की पूरी आइस हमने ली थी m और वाटर लिया था m, तो अमाउंट कितना आएगा m प्लस m। यानी कि अगर देखें हम तो केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर बना, m प्लस m। केस 1 यानी कि जहाँ पर क्यू रिक्वायर्ड क्यू रिलीज बराबर बराबर थी, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर कितना बना था, दोनों मतलब पूरी हीट उसने मतलब केस 1 और केस 3 के अंदर, दोनों के अंदर ही आइस पूरी मेल्ट हो रही है। तो पूरी मेल्ट हो रही है तो पूरा का पूरा मास आइस का वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन केस 2 के अंदर क्या हो रहा कि पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही, उसका कुछ हिस्सा ही मेल्ट हो पा रहा, और वो कुछ हिस्सा क्या है, एम डैश। और ये कुछ हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दैट इज हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस किसने की, वाटर ने, यानी कि एम एस डेल्टा टी 1 इक्वल टू हीट गेन किसने की, इस कुछ पार्ट ने हीट गेन की, तभी ये पानी बन चुका है। तो एम डैश एल यहाँ से हमने निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आइस वाटर मिक्सिंग, आइस होती है -T डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि आइस अब 0 पे नहीं है, हमें आइस को पहले 0 पे लाना पड़ेगा। तो 0 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मंडप सजाएंगे। मंडप सजाने के बाद आइस को -20 यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो -20 से पहले हम आइस को लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है आइस की, पहली रिक्वायरमेंट तो कि MS डेल्टा T2, ठीक है। फिर अब इस 0 को हम मंडप पे लेके जाएंगे, है ना, तो वाटर बना के लेके जाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने आइस में टेम्परेचर चेंज किया, 0 पे लेके आए, अब उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट यानी कि फेज चेंज कर रहे हैं, फेज चेंज के अंदर हीट कौन सी देनी पड़ती है, ml, ठीक है। तो इस बार आइस की कितनी रिक्वायरमेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी, इस बार कितनी रिक्वायरमेंट है, जब व्हेन आइस -T डिग्री सेल्सियस पे हो, तो 2 रिक्वायरमेंट होती है इसकी, क्यू रिक्वायर्ड, क्यू रिलीज्ड। क्यू रिक्वायर्ड कितनी इस बार, एक तो हमें 0 पे लेके आना है, तो M1S1 डेल्टा T1, प्लस में फेज चेंज भी करना है ना, पहले तो 0 पे लेके आना है, तो M1S1 डेल्टा T1, फिर हमें फेज चेंज भी करना है इसका, प्लस M1L। और क्यू रिलीज कौन करता है, हमारा पानी। तो पानी को तो हम, पानी तो पानी ही है ना, तो इसमें ml का तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो ml तो 0 इसमें,
हमने बस यहाँ पे इसको टेम्परेचर चेंज किया है, तो MS डेल्टा टी ओनली, क्योंकि फेज चेंज नहीं किया हमने, स्टीम से वाटर नहीं बनाया, हम वाटर को वाटर ही रख रहे हैं, तो MS डेल्टा टी रहेगा। तो अगर केस 1, केस 2, केस 3 इसके अंदर भी वही बनेंगे। अगर Q रिक्वायर्ड और Q रिलीज बराबर हुए, ठीक है, अगर Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q रिलीज हुए तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा, ये पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी और अमाउंट ऑफ वाटर जितना हमने वाटर लिया था M प्लस में आइस जितनी पूरी की पूरी आइस यानी कि आइस का मास, तो M आइस प्लस M वाटर। केस 3 के अंदर भी क्या होगा कि जब Q रिलीज ज़्यादा होगी और Q रिक्वायर्ड होगी कम, तो केस 3 के अंदर भी हमने जो ऊपर वाला लगाया था यही सेम कॉन्सेप्ट, M वाटर प्लस M आइस, यानी कि पूरी की पूरी आइस जितनी ली थी वो सारी की सारी पिघल जाएगी। मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने 200 ग्राम आइस ली और 300 ग्राम वाटर लिया, तो केस 1 और केस 2 के अंदर पानी कितना बनेगा, तो पूरा वाटर तो हमने पहले से लिया था, तो ये वाटर तो पहले ही लिक्विड है ना, तो 300 ग्राम तो ये पानी और पूरी आइस पिघल गई, यानी कि 200 ग्राम थी, 200 ग्राम की 200 ग्राम मेल्ट हो गई, 200 ग्राम ये, यानी कि 500 ग्राम पानी बनेगा। केस 3 के अंदर भी 500 ग्राम पानी बनेगा। लेकिन केस 2 के अंदर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लड़की की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और लड़का फुलफिल नहीं कर पा रहा उसको, तो लड़की पूरी नहीं पिघल पाएगी, आइस पूरी नहीं पिघल पाएगी, आइस पूरी नहीं पिघल पाएगी। तो मान लो कि M प्लस M डैश उसका कुछ हिस्सा ही पिघलेगा, तो M तो है हमारे पास 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम पानी लिया था हमने शुरू में, और M डैश इस बार क्या होगा 200 से कम आएगा, 200 ग्राम आइस है तो पूरी नहीं पिघलेगी, मान लेते हैं कि 50 ग्राम ही आइस मेल्ट हुई, तो इस बार कितना आया 350 ग्राम वाटर ही बना आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि कम आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 200 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर और अमाउंट ऑफ वाटर। स्टेप 1 हमारी क्या है कि Q रिक्वायर्ड और Q रिलीज लिख लो, हमने लिखा Q रिक्वायर्ड और Q रिलीज। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा Q रिक्वायर्ड और Q रिलीज। अब Q रिक्वायर्ड कितनी है, हमें सबसे पहले क्या करना है मंडप सजाना है। अब आइस कितने पे है, आइस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, और वाटर कितने पे है 500 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ऊपर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें करना क्या है, हमें मंडप में इनकी शादी करवानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आइस को 0 पे लेके आएंगे, आइस को थोड़ा शांत करेंगे क्योंकि थोड़ी भावनाओं को काबू में रख 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके। अब आइस -20 से 0 लाने में हमने कितनी हीट लगेगी, कितना फेज चेंज करना, मतलब फेज चेंज तो क्या नहीं, कितनी हीट लगेगी, टेम्परेचर चेंज आया है तो M आइस को लिखते हैं M1 S1 डेल्टा T। अब फिर अब मंडप में लेके जाएंगे तो वाटर बना के लेके जाएंगे इसको, यहाँ पर हमें कितनी हीट की चाहिए, मतलब यहाँ पे आइस टू वाटर जा रहे हैं तो ml। ठीक है, तो Q रिक्वायर्ड कितनी है लड़की की M1 S1 डेल्टा T1 प्लस में ml। Q रिलीज कितनी है, अब लड़का है, लड़का 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो लड़के को फेज चेंज की तो जरूरत नहीं है, वाटर ही है पहले से, इसको बस मंडप में लेके आ जाओ, वाटर बना लो, वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ इसको, कितनी रिलीज करेगा M2 S2 डेल्टा T2। Q रिलीज कितनी करेगा लड़का M2 S2 डेल्टा T2, सिंपल सी बात है। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो आइस है 200 ग्राम, तो M1 इक्वल टू 200, S कितनी होती है आइस की 0.5, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है -20 टू 0, यानी कि 20 डिग्री का टेम्परेचर चेंज है प्लस में M यानी कि 200 ग्राम। लेटेंट हीट कितनी होती है आइस के लिए, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज
80। ओके, रिलीज्ड हीट कितनी है, पानी कितना लिया हमने, M2 500, S2 यानी कि वाटर का, SW है ना ये, S वाटर का कितना होता है 1 कैलोरी स्पेसिफिक हीट। और टेम्परेचर हम इसको भी 20 डिग्री से 0 पे लेके आए हैं, यानी कि 20 का टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसको जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो 200 और ये हो जाएगा हाफ 100 इंटू ये हो जाएगा 2000 प्लस 8 दूनी 16,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 दूनी 10,000। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये है 18,000, ये है 10,000। 18,000 लड़की की रिक्वायरमेंट, 18,000 लड़के के पास है बस 10,000। तो रिक्वायर्ड ज़्यादा है, क्यों रिक्वायर्ड ज़्यादा है, क्यों रिलीज्ड है कम। यानी कि पहला क्वेश्चन का जवाब तो हमें मिल गया। टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर मिक्सचर का क्वेश्चन में पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो लड़की डोमिनेंट है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर का मिक्सचर। तो दूसरा अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, दूसरा क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा। अमाउंट ऑफ वाटर के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर केस 1 या केस 2 होता तो जितना लिया होता उतनी पिघल जाती। जितनी आइस हमने ली है, कितनी ली है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम की 200 ग्राम पानी बन जाती है और 500 ग्राम पानी पहले से है। यानी कि अगर केस 1 और केस 3 होता, क्यू रिक्वायर्ड बराबर क्यू रिलीज होती और क्यू रिक्वायर्ड ज़्यादा होती, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनता 200 प्लस 500 इक्वल टू 700 ग्राम। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 700 ग्राम से कम पानी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड ज़्यादा है और एक लड़का ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस केस इक्वल टू M, मतलब पानी तो पहले से ही पानी है ना, लिक्विड कितना है, इसने पूछा कि अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर, तो पहले से पानी एक तो हमारे पास, और आइस का कुछ हिस्सा जो पिघलेगा। अब ये कुछ हिस्सा हम कैसे निकालते हैं, हीट लॉस, हीट गेन। हीट लॉस कितनी हुई थी, हीट लॉस की थी वाटर ने कितनी, MS डेल्टा टी। MS डेल्टा टी को हमने जब सोल्व किया था, यहाँ पे MS डेल्टा टी को जब सोल्व किया था तो हमारे पास आई थी 10,000। हीट गेन, अब हीट गेन कौन करेगा, हीट गेन को समझने के लिए मंडप में चलो, हीट गेन कितनी करेगा। सबसे पहले तो M1 S1 डेल्टा T1, ये हीट गेन होगी, मतलब आइस ने ये रिलीज़ की और इसने ये गेन कर ली। दूसरा ये जो वाटर रिलीज़ कर रहा है ना, इसको M1 ये आइस एब्जॉर्ब कर रही है, एक तो अपना टेम्परेचर 20 से 0 में लाने में और दूसरा अपना फेज चेंज करने में। तो ये जो रिलीज़ करता है उसको आइस एब्जॉर्ब करती है पूरी की पूरी। लेकिन यहाँ पे कुछ ही हिस्सा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये कुछ ही हिस्सा सॉरी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये कुछ ही हिस्सा मेल्ट हुआ है। लेकिन टेम्परेचर तो दोनों का ही चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर पहले 0 पे आएगा तभी तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा ना। -20 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर थोड़ी अवेलेबल होता है। वाटर अगर आपको चाहिए तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें यहाँ पे M डैश चाहिए ना, ये वाटर चाहिए, वाटर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तो वो पक्का ही बना होगा। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, हीट लॉस किसने की, वाटर ने, कितनी की, M2S2 डेल्टा T2 जो कि आई हमारी 10,000। अब हीट गेन यानी कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए M1 S1 डेल्टा T1 प्लस में फेज चेंज करने के लिए। अब फेज चेंज बहुत थोड़ी का हुआ, इस कुछ पार्ट का ही फेज चेंज हुआ और यही कुछ पार्ट तो हमें निकालना है। तो 10,000 इक्वल टू MS डेल्टा T, ये अभी हमने किया था MS डेल्टा T, MS डेल्टा 2000 इक्वल टू 2000 प्लस में M डैश L, ये हो गया 8,000 इक्वल टू M डैश, और L कितनी होती है आइस की, आइस टू वाटर में जाते हैं तो 80, तो M डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो 100। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ गया 500 ग्राम, तो हमने लिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 ग्राम पानी, और पिघला कितना, आइस कितनी मेल्ट हुई, आइस थी हमारे पास 200 ग्राम जिसमें से सिर्फ 100 ग्राम ही मेल्ट हुई, तो 500 प्लस 100 इक्वल टू 600 ग्राम, यही इसका आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप 3, यानी कि हमने 2 टाइप पढ़ लिए। पहले तो आइस वाटर मिक्सिंग जब आइस हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आइस वाटर मिक्सिंग जब आइस हो -T डिग्री सेल्सियस पे। अब हम देख लेते हैं आइस स्टीम मिक्सिंग, इस बार वाटर मिक्स नहीं कर रहे, इस बार स्टीम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो
सिंपल इसमें दो अप्रोच होती है हमारे पास। व्हेन मासेज ऑफ आइस एंड स्टीम आर गिवन एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज आस्क्ड। ठीक है, क्वेश्चन दो ही पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, या पूछेगा कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना बन रहा है। तो जब टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दे रखा है तो ऐसे करो कि एम आइस एम और रेशियो एम स्टीम, ये लिख लो। अब ये रेशियो में याद होना चाहिए 1:1, जब आइस 2:1, जब आइस 3:1, यहाँ पे आइस है 4 और स्टीम है 1, यहाँ पे आइस है 5 और ये है 1, यहाँ पे 6:7, 7:1, 8:1। तो नीचे से शुरू करते हैं। जब आइस का रेशियो ज़्यादा है, मास ऑफ आइस मास ऑफ स्टीम के अंदर, यहाँ पर मास ऑफ आइस कितना है 8 और ये कितना है 1, ये रेशियो है। ऐसा नहीं है कि 8 ग्राम या 1 ग्राम, ये रेशियो है, यानी कि 8:1। 8:1 ये बता रहा है कि मास ऑफ आइस ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो आइस डोमिनेंट होगी, आइस डोमिनेंट होगी यानी कि टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ऊपर वाला शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला। अब ऊपर वाले में क्या है कि स्टीम और आइस ये लगभग बराबर बराबर है, यानी 1:1, 2:1, 3:1 लगभग बराबर हम मान सकते हैं इनको। अब यहाँ पे जब दोनों बराबर होंगे तो वैसे हम जानते हैं कि ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब स्टीम, आइस और स्टीम में से कौन ज़्यादा गुस्से वाला है, स्टीम। तो जब दोनों बराबर बराबर होंगे तो ज़्यादा गुस्से वाले की चलेगी, यानी कि टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर शुरू के 3 हो गए तो 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, ये रेशियो अगर हो तो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के कहीं बीच में, 50, 60, 70। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकली कैसा आता है। क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि इन ए कंटेनर आइस कितनी है, आइस है हमारे पास 100 ग्राम और स्टीम है हमारे पास, मान लो एक कंटेनर है उसके अंदर 100 ग्राम आइस है और ऊपर से हम कितनी स्टीम डाली, हमने उसमें स्टीम डाली, मान लेते हैं कि इस रेशियो को बिठाने के लिए 50 ग्राम, स्टीम कितनी है 50 ग्राम। अब उसने पूछा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम आइस रेशियो एम स्टीम देख लेते हैं। आइस कितनी है हमारे पास 100, ये कितना है 50 ग्राम, रेशियो कितना आ रहा है 2:1, 2:1 यानी कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अगर वहीं पे 8:1 आ जाता तो 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करना। और जब टेम्परेचर दिए हों और मास पूछ ले यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर पूछ ले, तो मंडप सजाएंगे और आंसर पाएंगे। तरीका यही रहेगा दोनों, बस ये याद रखना है कि मंडप में कॉमन स्पीसीज की शादी होती है और कॉमन फेज और कॉमन टेम्परेचर, यानी कि स्पीसीज भी होनी चाहिए सेम और टेम्परेचर भी होना चाहिए सेम। इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ, फंक्शन ऑफ मंडप का काम क्या होता है, टू फाइंड क्यू रिक्वायर्ड एंड क्यू रिलीज्ड इजीली विदाउट एनी एरर। मतलब हम नॉर्मल क्वेश्चंस में जब करते हैं मंडप सजाए बिना तो गलती होने के चांस रहते हैं खूब ज़्यादा। लेकिन अब जब हम मंडप सजा देते हैं तो हमें डायग्राम बेस्ड मिल जाता है कि यहाँ से रिलीज हीट इतनी है और ये रिलीज हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिक्वायर्ड हीट हमें पता चल जाती है, क्यू रिक्वायर्ड कितनी है, ये 2 है, और क्यू रिलीज्ड हमें पता चल जाती है कि ये है। तो क्यू रिक्वायर्ड और क्यू रिलीज्ड लगा के हम फिर आंसर निकाल सकते हैं इन तरीकों से। हीट कैपेसिटी, जो पीछे पॉइंट रह गए तो उनको देख लेते हैं एक बार। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है और हम कैसे क्वेश्चन करते हैं इनके। हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। ये क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, कैपिटल सी से। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी एक ही चीज़ है, ये आगे 2 चीज़ों में क्लासिफाइड होती है। एक को तो हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी इंटू एम। एम रिप्रेजेंट करता है मोलर को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया किसके लिए, यूनिट मास के लिए। तो अगर हम यूनिट मास के लिए हीट कैपेसिटी को स्पेसिफाई कर दें तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम यूनिट मोल के लिए हीट कैपेसिटी को स्पेसिफाई कर दें तो उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसको हम कैसे लिखते हैं, S = Q/
m delta t, where m is the mass of substance, total mass of substance in kg, और सॉरी टोटल मास क्या है, यूनिट मास, हाँ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि या तो होगा केजी के अंदर या होगा पर केजी, यानी कि या तो होगा 1 kg या होगा 1 ग्राम, है ना, 1 के रिस्पेक्ट में लेना है, 1 kg या 1 ग्राम, 10 kg 10 ग्राम ऐसा नहीं ले सकते, 10 kg 10 ग्राम होगा तो फिर तो वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी, 1 के रिस्पेक्ट में देना है यहाँ पे, 1 मोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फॉर्मूला इन दोनों का रिलेशन याद रखने के लिए कैसे निकालेंगे हम, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इरेंडेर से लगाते हैं, और यहाँ पर Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। अब दोनों ये होंगे तो इक्वली, तो Q से Q कटेगा और डेल्टा टी से डेल्टा टी कटेगा, तो M इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया, काटा छाटी करने के बाद Q, दोनों Q को बराबर रख रहा हूँ मैं, एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू मोल सी एम डेल्टा टी कटे, m इंटू एस इज इक्वल टू मोल, मोल को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू सी एम, दोनों कटे क्योंकि ये भी तो गिवन मास है, ये भी मास है, तो सी एम इज इक्वल टू एम एस,